इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2023 और आज का हमारा चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। इसके साथ हम सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। हम सब चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के आपको प्रोवाइड करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आप लोगों को 9th में 2021 के अंदर शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पहले आप एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, जिसके अंदर हम एमएसटी सीईटी की सारी गाइडलाइंस और एमएसटी सीईटी के जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब अपलोड करते या बताते रहेंगे आपको। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा, द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज। अब देखो बच्चों, इसको ध्यान से डिटेल से समझते हुए चलो। पहले तो हमें इसके सॉलिड स्फीयर के बारे में बोला गया है जो रोल कर रहा है, और हमें रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी टोटल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हम क्या करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लगने वाली है वो रोटेशनल प्लस आपका ट्रांसलेशनल दोनों मोशन का एडिशन होता है। तो पहले तो हम ये काम करते हैं कि रोटेशनल कितना आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, चलो मुझे बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या रहता है, इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर कुछ नहीं भी पता है तो बेसिकली आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, बस मैं एक कंडीशन रखूंगा कि मेरा वन शॉट वीडियो लेक्चर जरूर देखना कि सारे आपको फॉर्मूले तो वहां से आ जाए। ठीक है ना, चलिए अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बताया था। अब यहां पे आप लोगों को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब डेवलप हो रही है, ये किसके लिए हो रही है, सॉलिड स्फीयर के लिए हो रही है। ठीक है, तो अभी आप लोग पहले तो एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करो और हाफ आई ओमेगा का मतलब मैं यहां पे थोड़ा सा v इज इक्वल टू आर ओमेगा जानता हूं, तो ओमेगा मतलब v अपॉन आर लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखता हूं, v स्क्वायर अपॉन यहां नीचे आ जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। ठीक है, ओमेगा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि देखो हाफ, ये किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, ये देखो काइनेटिक एनर्जी अगर हम सॉलिड स्फीयर का निकाल रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मुझे सॉलिड स्फीयर का पता होना चाहिए। सही बात है, यस। तो इस इनटू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है। राइट बच्चों, ये आप लोगों को मैंने थ्योरी में बताया है। ठीक है, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलो अब यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू बचेगी mv स्क्वायर अपॉन 5। तो 1/5 mv स्क्वायर इज नथिंग बट इज माय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इज माय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। चलो तो इसको बनाया बॉक्स और इसको मैंने रख दिया इक्वेशन 1 जैसा। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा काम यहाँ का रोटेशनल का तो हो चुका है, अब हम काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाल लेते हैं। चलो तो बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल ये जो होती है ये एडिशन होती है किसकी किसकी, इट इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का एडिशन होता है। अब रोटेशनल तो मुझे मिल चुका है और ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के अंदर हमको पता है कि हमारी मूवमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, हाफ mv स्क्वायर, सो इट विल बी 1/5 mv स्क्वायर प्लस यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ क्या करेंगे हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे mv स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, बाहर निकाल लिया और इसको थोड़ा सा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1/5 प्लस 1/2 दैट इज नथिंग बट, यहाँ मुझे बोलो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 5, 2 इंटू 5 मीन्स 10, तो ये आ जाएगा ऊपर 7/10 mv स्क्वायर। अब ये बच्चों आप लोगों को मैंने डायरेक्ट थ्योरी जब बताई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जो सॉलिड स्फीयर का होता है वो 7/10 mv स्क्वायर होता है। अगर ये आपको डायरेक्ट आता है तो आपको ये सब सोचने की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये सब डिटेल में आप लोगों को बताना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब मुझे मेरा काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना मिल चुका है, इट इज नथिंग बट इज 7/10 mv स्क्वायर, और इसको मैं अपना बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको बॉक्स बना लो। ठीक है, चलो इतना समझा बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना, दो बातें मुझे पता है और इन दोनों का मुझे रेशो लेना है, तो अब मैं इनको हटाता हूं, अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
बढ़ते हैं अपने सॉल्विंग के लास्ट स्टेज पर इस क्वेश्चन के। तो देखो मैं यहां पर रेशो लेने वाला हूं, इसका किसका रेशो बोला गया है, ध्यान से समझना है, टोटल का रेशो बोला गया है, टू रोटेशनल का रेशो बोला गया है। तो पहले इसको लो, काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्वल्स टू, ये रखा 7/10 mv², वेरी गुड, डिवाइडेड बाय ये रखा 1/5 mv², ठीक है ना। तो mv² से mv² कैंसिल, ये 7/10 होगा और ये ऊपर जाएगा तो 5/1 हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, तो आपका आंसर मैच करेगा 7/2। कौन सा ऑप्शन है, देखो 7/2 mv, 7/2 ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप एमएसटीसीटी में 4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आप लोगों को अगर डिटेल थ्योरी के बारे में इसके पता है तो ध्यान से शांत दिमाग रख के आप सारे न्यूमेरिकल को इजी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब यहाँ पे आप ले लो स्क्रीनशॉट, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 विच वी हैव सॉल्व्ड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आप लोगों को फिर से उसी दिन 9th मई को ही पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन शिफ्ट 2 में पूछा हो गया क्वेश्चन था। अब ये क्या पूछा था आप लोगों को, आओ समझते हैं। देखो अ डिस्क ऑफ रेडियस r, अब मैं जो गिवन डेटा है ना वो लिखते हुए चलता हूं, ठीक है। तो हमें रेडियस r है, डिस्क के लिए सब कुछ बोल रहे हैं, रेडियस r है, ठीक है, रेडियस, ये रेडियस है अपना, चलो वेरी गुड। एंड थिकनेस r/6, इसी डिस्क का थिकनेस हमें दिया गया है और वो कितना दिया गया है, इस r/6, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, ये बातें मालूम है, दिख रहा है ना, r/6 है, ठीक है। चलो हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिस्क का बताया हुआ I इज इक्वल टू, हमारे को मालूम रहना चाहिए mr² बाय क्या होता है, 2 होता है, होता है ना mr²/2 होता है, ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क का होता है, ठीक है, ओके। फ्रॉम इट्स सेंटर पासिंग थ्रू इट्स प्लेन, ये सब बातें जो बोली गई है ये आप लोगों को मैंने बताया कि आपको ये डिटेल में मालूम होना चाहिए यार कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किधर से कितना रहता है। डिस्क के लिए तो mr²/2 होता है। अब क्या बोला है, इसी डिस्क को, डिस्क इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू सॉलिड स्फीयर। अब ये जो डिस्क है ना, इसको बदलकर आपको किसमें कर दिया गया है, सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, वेरी गुड। अब इन्होंने ये काम करके है ना आपके प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और बोला क्या है कि भाई अब आप बताओ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का कितना होगा, मतलब इस स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोला है तो हम कहां से फाइंड करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको सेंटर से फाइंड करना है कि कितना होने वाला है, क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। अब देखो हमें है ना सबसे अच्छी बात यह है कि अभी एक्चुअली हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता तो है कि 2/5 mr² होता है, बराबर। अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया था हमने कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² है। प्रॉब्लम यह है कि हमने डिस्क से यहां पे गए हैं, डिस्क से हमने सॉलिड स्फीयर बनाया है, तो अगर इसके मास पे और 2/5 इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम आ जाती है कि इसका जो r है वो आपका r इधर पे बदलेगा, यहां का जो रेडियस जो थिकनेस है मतलब वो थिकनेस यहां पर एक्चुअली नहीं, उसी को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें है ना ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि दोनों की जो वॉल्यूम है, क्या बोल रहा हूं, दोनों की जो वॉल्यूम है वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि इक्वल है, राइट। तो मैं ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ r निकालने के लिए ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि वॉल्यूम जो रहता है डिस्क का ये इक्वल है किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ अपने स्फीयर का, ठीक है। आप समझ लो मैं सॉलिड स्फीयर ही लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्क कितना रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज, मुझे मालूम है कि ये एक रेडियस भी है और प्लस कुछ थिकनेस लेके आ रहा है, तो इसके पास रेडियस का मतलब एरिया होगा इनटू थिकनेस मतलब कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब इसको लिखने के लिए मैं थिकनेस लिखूं या फिर मैं अपने आप को टी लिख दूं, आप समझ जाओ कि ये क्या है, एक्चुअली आपका लेंथ है इनटू थिकनेस, मतलब ही कुछ थिकनेस जैसा है। इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम बच्चों हमें पता रहता है, इट इज 4/3 πr³। अब मैं यहाँ पे s लिखता हूं क्योंकि मुझे स्फीयर रेडियस किसका पता है, स्फीयर का लिखना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एरिया जो है, ये एरिया किसका है, πr² आएगा बच्चों, है ना, और वो भी किसका है, ये डिस्क का है,
ठीक है, तो रेडियस लिखते समय मैंने आर लिखा। मुझे बोला ही था कि शुरुआत में रेडियस डिस्क का कितना है, आर है, राइट। N2 थिकनेस किसका है बच्चों, थिकनेस भी हमको दिया गया है जो कि थिकनेस r/6 है, मतलब लेंथ r/6 है। तो r/6 लिखते से पहले rd/6 लिखता हूं क्योंकि वो जो है वो डिस्क के लिए है। वेरी गुड, आगे आ जाओ। ये 4/3 है, पाई r⁻⁵, ठीक है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। r³ इंटू ये हो जाएगा rd³ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4r⁻⁵, ठीक है ना। अब मैं इसको भी 2 को इधर लेके जाता हूं तो मेरा डायरेक्ट कैलकुलेशन 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहां से rd निकालने की कोशिश करूं तो rd मेरा क्या मिल जाएगा, 2/rs, सही है ना। ये स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना रहता है अपना, 2 रहता है। तो ये आपको रिलेशन मिल गया। पर मुझे किसमें पुट करना है बच्चों, मुझे पुट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर स्फीयर का पुट करना है तो रेडियस भी मैं किसका, सॉलिड का ही लूंगा। तो रेडियस अगर सॉलिड का लूंगा तो मेरे को क्या रिलेशन मिलेगा बच्चों, ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। आपने लिख लिया है तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। बस मुझे ये रिलेशन की जरूरत थी तो मैंने ये रिलेशन निकाल लिया है। आप चाहिए तो इसको अच्छी तरह से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओके, तो मुझे rd इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ rs मिला है एंड दैट इज नथिंग बट मैं rs इज इक्वल टू rd/2 बोल सकता हूं, ठीक है, बस rd/2 बोल सकता हूं। चलो तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप पर। हमें जो करना है वो काम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो I इज इक्वल टू 2/5 mrs का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/5 m, r की जगह पर मैं रख रहा हूं rd अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ये सिंप्लीफाई होगा 2/5 m r मतलब rd का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 5 2 10। तो mr, अच्छा एक काम करो, अभी देखो यहाँ पे एक चीज अच्छी हुई है, यहाँ पे ये 1/5 है ना, यहाँ पे ये बाहर रखता हूँ इनटू, मुझे बोलो ये m है, ठीक है, ये r है का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ क्या है 2 है। तो mr²/2 क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान से, mr²/2 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I किसका, अपने डिस्क का। तो क्या मैं यहाँ पे I लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर जो मिला मुझे वो 1/5 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मिला। तो I/5 ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, थोड़ा देख लो आपको, I/5 ऑप्शन ए मैच कर रहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं और अपने थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये सवाल 10th में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, और हमने सिर्फ इसका डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये पहले डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल सिर्फ है, बड़ा आसान है सॉल्व करने में, डिफिकल्टी नहीं है। देखो क्या है, 7 आइडेंटिकल डिस्क, 7 आइडेंटिकल डिस्क है, each of mass m and radius r, okay, are arranged in hexagonal plane pattern so as to touch each neighbor disk as shown in the figure। ये सब कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी बोली गई है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि इसका मास m है और रेडियस r है, और ये सब के सब एक दूसरे को इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं। यही चीज आप लोगों को सिर्फ लिख के दी गई है, ठीक है, मेन इसका डायग्राम है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 7 डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सेंट्रल डिस्क एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑल द डिस्क। तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फ्रॉम इट्स सेंटर, किसके सेंटर, इस मेन डिस्क के, जो सेंटर में डिस्क है उसके अलोंग आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो अभी पहली बात तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क का बोला गया है, डिस्क की बोला है ना, ओके राइट, तो डिस्क बोला गया है। तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके लिए सिर्फ देखेंगे ना तो ये जो आता है वो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। लेकिन एक्चुअली बच्चों आप अगर थोड़ा रियलाइज करोगे तो आपको सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका, ये अभी ये तो एक है, ये 6 है, इन सबका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर के अलोंग मतलब डिस्क की इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो आपको पहली बात तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के कंपैरिजन में निकालना पड़ेगा, और इसके एक के लिए नहीं तो सिर्फ इन सब के लिए निकालना होगा।
तो देखो ऐसे लगता तो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये आसान है। मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस अगर r है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी r ही होगा। ये थोड़ा सा डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन अलग है। आप ऐसा समझो कि ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा। मतलब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो है x इज r, और यहाँ पे आप लोगों को दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो सब कुछ एक दूसरे को कैसे रहेंगे, पैरेलल। तो हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम करने के लिए ये हर एक के लिए हमें चाहिए। अब कितने हैं ये 6 है, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं देखो कैसे निकालता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेन हम साइड से पहले ये 6 का निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, दैट इज नथिंग बट आप लोग पहले तो दोनों के लिए क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये सेंटर से निकाला ही जा रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई कहीं से भी निकाल रहे हो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई सी दैट इज नथिंग प्लस एम एक्स स्क्वायर, और सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया बच्चों आपका, एम आर स्क्वायर बाई 2 आया है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इक्वल्स टू ये ब्रैकेट में रखता हूँ और इसके बाहर 6 लिखता हूँ। क्यों 6 लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपके 6 हैं, हर एक के लिए निकालते बैठना नहीं है, हमें थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। एक के लिए 2 3 4 5 6, एक के लिए अगर वो है तो सबके लिए भी वही होगा 6 के लिए, तो इसलिए 6 लिखा है। इसको नहीं लिया है क्योंकि इसका तो मुझे पहले से ही पता है इतना है, ठीक है। आओ अब क्या करेंगे हम, अब हम करने वाले हैं प्लस हम ऐड करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एक्स स्क्वायर से। तो एम एक्स स्क्वायर से कितना होगा, देखो डिस्टेंस कितना है, ये x है, ये r है और ये r है। मतलब आपकी r की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो है वो 2r है, ठीक है। तो यहां रख दो x की जगह पर m 2r का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, चलो सॉल्व करो इसको। 6 ब्रैकेट ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो 4 एम आर स्क्वायर ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 6 ब्रैकेट रख के ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m, देखो मेरे को डायरेक्ट बताओ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस 1 इज 9, तो 9 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 3 27 एम आर स्क्वायर, 27 एम आर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आ गया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। इसको बॉक्स बनाओ। ये आप लोगों को ये समझ गया कि यार इन 6 के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो थे वो आप लोगों के ये थे 27 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को है ना दोनों का एडिशन करना है, सेंटर वाले का जो कि आपका ये है और ये वाले का जो आप लोगों ने इन 6 का निकाला है। बस जब इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का आ जाएगा फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है ना। कैसे आ गया इसका सेंटर से, क्योंकि आपने डिस्टेंस जो लिया वो 2r लिया था ना, तो ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आपने सेंटर से निकाल लिया। एक्चुअली अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। ये समझ गया क्या, यही आपका मेन प्रोसेस था। ये बच्चों को नहीं समझ में आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं और इस रिजल्ट को याद में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आगे की कैलकुलेशंस को। तो देखो ये कितना हो जाएगा, डिस्क का एक्चुअल आई पूरा का पूरा कहां से, सेंटर से, दैट विल बी आई डी जो कि ये आया हुआ है डिस्क का, प्लस आई फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। चलिए निकालिए, आई डी कितना है आपका, इज एम आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय प्लस 27 एम आर स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों, ये 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 और इसके साथ एक ऐड हो जाएगा, समझ रहा है ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो फिर इसके बाद ये हो जाएगा 27 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज 55 एम आर स्क्वायर अपॉन 2, 55 एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉरी 27 2 54 होगा ना, इधर गलती से गलत लिख दिया, ओके। चलो 55 एम आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज देखो ऑप्शन नंबर डी मैच करता है अपना। एकदम आसान कैलकुलेशन है आप लोगों के लिए, जितनी आसान भाषा में समझा सकता हूं समझा रहा हूं। ध्यान से वीडियो को देखो, इसी तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम्स में अगर आएंगे तो आपको सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। और एमएसटीसीटी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट सही से और क्वेश्चन को सही से समझ लेना है। बच्चों अगला सवाल जो 9th में शिफ्ट 2 को आपको पूछा गया है एमएसटीसीटी के अंदर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो 2 डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम थिकनेस, ठीक है। तो सेम मास और सेम थिकनेस बोला गया है, पहली बात ये चीज नोट करने वाली है, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है मैं यहां इस साइड में लिख देता हूं कि आपका सेम मास है, सेम मास
सेम मास और थिकनेस भी क्या है, थिकनेस भी क्या है, सेम है। चलो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है कि दो चीज आपको मालूम है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, थिकनेस के बारे में बोला है, वो टी थिकनेस है आपका। आर मेड फ्रॉम टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डेंसिटीज D1 एंड D2। तो डेंसिटी मतलब दो अलग अलग डेंसिटीज से बने हुए, जिसका D1 डेंसिटी है और दूसरे वाले का डेंसिटी D2 है। चलो कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 to I2 ऑफ टू डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज, मतलब आपको रेशियो बताना था I1 by I2 का पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है, सेंटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये आपको बताने को बोला गया है रेशियो का। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्क का हमें निकालना है, ये चीज किसके लिए निकालना है, डिस्क के लिए। अब आप लोगों को एक बात ख्याल रखनी है, ऑप्शंस आपके जो दिए गए हैं वो आप लोग देखो तो आप लोगों को D1 D2 इस भाषा में दिया गया है, तो आपको डेंसिटी के भाषा में ऑप्शन ही निकालना है। वो कैसे सॉल्व करना है आओ समझे। पहली बात तो बच्चों आप लोगों को सेम मास बोला गया है, मतलब अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मुझे पता है तो मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और दोनों का मास अगर सेम है तो मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दोनों का पकड़ सकता हूं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं डेंसिटी को D से बताता हूं और वॉल्यूम को V से बताता हूं, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूं कि दोनों के मासेस सेम है, सिंस यहां लिख सकता हूं मासेस आर सेम। ये एक्चुअली आप लोगों को एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि यार कॉन्सेप्ट को समझो, न्यूमेरिकल को फास्ट नहीं करना है, वो तो एग्जाम में आप लोगों को लगाना है, यहां आपको पहले अच्छी तरह से समझ तो जाए, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो फिर बात आसान है यार, आप लोग थोड़ा सा टाइम लगाकर इन सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे आ जाते हैं। मासेस आर सेम, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि D1, ठीक है, डेंसिटी D1 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 इंटू V2। मासेस सेम है इसलिए इससे डेंसिटी D1 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 इंटू V2। अब काम क्या है मेरा कि मुझे बोला गया है कि इसका थिकनेस भी सेम है। थिकनेस लाने का मतलब इन्होंने यहां पर वॉल्यूम को भी सिंप्लीफाई कर दिया एरिया इंटू लेंथ की भाषा में, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं यहां पे D1 तो एज इट इज रखता हूं इंटू मैं वॉल्यूम को जो है वो A1 इंटू आप लोगों का क्या बोलता हूं L1, ठीक है। थिकनेस को T1 से ही बताते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इज इक्वल टू D2 इंटू A2 इंटू T2। अब आप लोगों को बोला गया था थिकनेस सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी क्या रहेंगी, सेम रहेगी। देयरफॉर यहां पे मैं T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T बोलकर ये सामने से एक दूसरे को कैंसिल कर दूंगा। मैं यहां लिखता नहीं हूं, आप समझ जाओ। बाकी अब D1 इंटू A1 विल बी इक्वल टू D2 इंटू A2। बहुत अच्छी बात। चलो काम इंपॉर्टेंट क्या है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, बस इंपॉर्टेंट ये था। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेंटर से निकालने के लिए। तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ध्यान से समझो कि आप लोगों का पहले तो आप ऐसे निकाल लो कि यार डेंसिटीज के रिलेशन क्या होते हैं। तो डेंसिटी का रिलेशन निकालने के लिए मैं बोल देता हूं बच्चों, आपको पता है कि एरिया पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी D2 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो D1, ठीक है, इंटू R1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू D2 इंटू R2 का स्क्वायर। अब मुझे फटाफट बोल दो बच्चों, अगर मैं यहां पे आप लोगों को R2 बाई R1 लेना चाहूं तो यहां क्या आ जाएगा D1 बाई D2, सही है। तो D1 बाई D2 R2 बाई R1 दे रहा है, और थोड़ा बात ध्यान से समझना, R2 बाई R1 का स्क्वायर था, ठीक है। अब मैं स्क्वायर को हटा रहा हूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर D1 बाई D2, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स रिलेशन को यूज करेंगे हम, और हम जब भी देखेंगे कि हमारे पास R2 बाय R1 है, ठीक है, या इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 बाय R2 इज नथिंग बट D2 बाय D1, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। तो आप दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे और देखेंगे। अब हमें जो निकालना था, क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके निकालने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के सेंटर के अलोंग। ये हटा देते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर के अलोंग। तो मुझे I1 मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चों, बोलो मुझे, हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कौन बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है, ठीक है। तो R1 का स्क्वायर पहले वाले के लिए डिवाइड बाय हाफ mr2 का स्क्वायर बदल रहा है, ठीक है। ये सब तो फैक्टर बदल कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लोग मालूम है कि आपको ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है R1 R2, तो आप जान रहे हो ना कि R1 R2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, D2 बाई D1। अब मेरे को एक बात बोलना है, R1 बाय R2 यहां पर स्क्वायर में है तो मैं इसको स्क्वायर में रख के D2 बाई D1 लिख सकता हूं।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि मेरा ऊपर वाला D2 आएगा और R2 का मतलब D1 आएगा। तो I1/I2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, D2/D1। सही है। आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन आपका आंसर बी मैच कर रहा है, ठीक है, बी मैच कर रहा है, विच इज D2:D1। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना था, देखो इसको इतना ज्यादा सॉल्व करने से अच्छा था आप डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट सोचो यार कि अगर आप लोगों का डेंसिटी का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी की रेडियस में भी पूछा गया है तो R2/R1 जो होता है वो D2/D1 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। तो आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो कि आपको चाहे डिस्क दिया है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोई भी दिया गया है, आप डेंसिटी को डायरेक्ट कनेक्शन रखो आपके रेडियस के इनवर्स में और आप फटाक से इस वैल्यू को ही ध्यान में रख लो। सिंपल बात, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर ही लोगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। आसान है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक तो सबसे आसान था। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं करनी थी, बस ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि ये सब डेटा दिए गए थे तो आपको सिंप्लीफाई करके मुझे बताना था, इसलिए इतना डिटेल में बताया। आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं। इज रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो आपको पहले बोला गया है कि रेडियस r है और मास m है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, हैविंग एंगुलर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट L बोला गया है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम का भी अब यूज करना पड़ेगा हमें। दो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, सीधी आसान सी भाषा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। ठीक है, चलो एंगुलर मोमेंटम का अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं थोड़ा ये भी सोचूंगा कि ठीक है L = एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr पड़ा है, मैं I ओमेगा क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ना हमारे ऑप्शन में कहीं I ओमेगा का डिनोशन किया गया है तो यूज करने की जरूरत नहीं है, आप ये इस्तेमाल करो L। ठीक है, L, और यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा मेरी बात कि M है यहां पे हमारे पास, V और R है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से थोड़ा देखना कि V जहां पे दिख रहा है मुझे, उस V के लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, V के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा m × r, V की जगह पर L/m/r। तो जहां आपको V दिख रहा है बच्चों ये वैल्यू रख दो, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। देखो चेक करें, देखो यहाँ पे m एज इट इज, V की जगह पर मैंने L²/m²r² × r किया तो m से एक m कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट टू बी L²m/r³। लेट्स सी ये ऑप्शन आपका मैच करता है क्या, L²m/r³, L²m/r³। ओके, कोई ऑप्शन तो नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी आई थिंक सो मैच कर रहा है यहाँ पे आप लोगों का। ठीक है, देख लो मैच करता है यानी लगभग यही आंसर है जो आपका करेक्ट आ रहा है, L²m/r³, ऑप्शन डी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था और ये 5वां क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया इसके अंदर। आई होप सो ये 5 क्वेश्चन जो थे MSTCD के लिए, पहले 4 तो तगड़े क्वेश्चन थे अच्छे खासे, जो आप लोगों को एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, आई होप सो ये सारे 5 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर के और भी अगले चैप्टर्स के साथ। ठीक है।